चलिए, नहीं बेटा वो नहीं, ये मैं साफ शब्दों में कहते हैं अपन, जो चीजें कहने होती हैं अपन को वो साफ शब्दों में है अपने पास में। चलें आगे। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में मैं रख रहा हूं। पशुपालन की महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके प्रारंभ होने की तिथि वर्ष में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी हम योजनाओं को भी साथ लेके चल रहे हैं। गोपाल योजना 2 अक्टूबर 1990, मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012, कामधेनु बीमा योजना 6 सितंबर 2024, भामाशाह पशु बीमा योजना। यानी इन चारों में से एक का जो सन है वो, राम राम बेटा, वो एक का सन आप लोगों को गलत दे रखा है, आप उसका चयन करें। क्या आप लोग यहां पे सही बताएंगे? कामधेनु योजना आप लोगों के बताइए कब शुरू हुई? 2023 में हुई, 2024 में नहीं हुई, इसलिए आप लोगों का आंसर यहां पे सही बनेगा, है ना। दो, और आजकल बेटा आप लोग एक मंगल पशु बीमा योजना है ना, उसे जरूर याद रखना। मंगल पशु बीमा योजना में से आप लोगों को सवाल पक्का पूछता है, पक्का सवाल आता है, वो भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु को की नस्ल को चन्नोथर भी कहा जाता है? कल मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी दो, कि एक तो बकरी की सबसे सुंदर नस्ल और एक भेड़ की सबसे सुंदर नस्ल, है ना। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है और भेड़ की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो फिर मैंने आप लोगों से दो बातें कही थी, याद होगा। बर्बरी, बर्बरी बकरी की नस्ल है, इसके सबसे सुंदर बाल होते हैं, यानी हम लोग कहेंगे लंबे बाल होते हैं। सबसे सुंदर बाल का मतलब हो गया सबसे सुंदर नस्ल, यानी लंबे क्या होते हैं? बाल होते हैं, लंबे बाल वाली, ये ध्यान रखें। तो लंबे बाल तो इसके हैं, और इसी प्रकार से भेड़ की हमारे पास सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी बेटा जो भेड़ की नस्ल है वो ध्यान रखें आप लोग, वो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि इसकी जो आप लोगों के कान है वो लंबे होते हैं, और लंबे कान होते हैं, जमीन को जब चलते समय वो जमीन को स्पर्श करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, है ना। हाँ, तो बेटा यहाँ आप लोगों के सोनाड़ी नस्ल है, इसके कान लंबे होते हैं, यानी जमीन को स्पर्श करते हैं, तो कान लंबे होने के कारण इसे क्या कहते हैं? चन्नोथर कहते हैं। तो किस आप लोगों के किस नस्ल की आप लोगों की भेड़ है जिसके कान लंबे होते हैं? किस नस्ल की बकरी है जिसके सबसे सुंदर नस्ल होती है? दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां आपसे चन्नोथर पूछा है, आप इन चन्नोथर क्यों कहते हैं? गुरुदेव चरते समय जमीन को स्पर्श करती है तो उसे हम लोग चन्नोथर कहते हैं। बेटा बुक अच्छी मिलेगी, चिंता ना करें आप लोग, बिल्कुल। यहां जो आप लोगों को मैटर मिलेगा वो मैटर आप लोगों को A1 मिलेगा, है ना, A1 मिलेगा। ना किसी प्रकार की मैटर में बकवास है, ना कहीं पढ़ाने में बकवास है, और ना मुझे बकवास सुनकर पसंद है ना। ये फालतू बातें करते हैं ना, ये चीजें, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं आगे। पशु अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्रों को सम्मिलित कीजिए। आपके एक तरफ आपके सूची फर्स्ट आ गया और एक तरफ आपके पास सूची सेकंड आ गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, बकरी अनुसंधान और प्रजनन केंद्र। आपको यहां मिलान करना है कि आप लोगों को किस तरीके से बनेगा, बताइए बेटा। बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, इस बात को ध्यान रखना, चाहे आपसे बकरी की बात करें और चाहे आपसे भेड़ की बात करें, यानी बकरी अनुसंधान प्रजनन केंद्र भेड़ और बकरी दोनों का है। लेकिन ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए बकरी चारा विकास केंद्र, क्या पूछा जाए? बकरी चारा विकास केंद्र, बकरी चारा विकास केंद्र। तो बकरी चारा विकास जो केंद्र है वो ध्यान रखें, वो कहां है? रामसर में है। कहां है बेटा? रामसर में। और रामसर कहां है? अजमेर में। रामसर कहां है? अजमेर में। इस बात को ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें, मैं तो ये कहता हूं किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। समझ गए? किस देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के सहयोग से, स्विट्जरलैंड के सहयोग से यह स्थापित किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो बकरी चारा विकास केंद्र है वो रामसर अजमेर में है। जबकि आपसे पूछा जाए बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां है? अभी करनगर टोक में। जहां भेड़ का है बेटा यही इनका, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे चले। इसके बाद में हमारे पास में आता है भेड़ अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, है ना। बकरी आप लोगों की हो गया, भेड़, फिर राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र
और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, क्या आंसर बनेगा आप लोगों के? आने दीजिए बेटा, क्या आंसर बनेगा? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र इसार हरियाणा में है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र वो बीकानेर में, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में है, और बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र बीकानगर टोंक में है। तो आप लोगों का 1 2 3 4 बनेगा। ध्यान रखें यहां भेड़ का भी है बेटा, भेड़ का भी ध्यान रखें, भेड़ का भी है और बकरी का भी है। जबकि बकरी चारा विकास केंद्र की बात करें आप लोगों से, तो बकरी चारा विकास केंद्र है वो कहां है? आप लोगों के रामसर अजमेर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का आप लोगों को मुख्यालय बताना है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय कहां है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग? देखो यहां पे 2-3 बातें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि हमारे पास ऊन की सबसे बड़ी मंडी, अगर ऊन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आप लोगों से तो आप पहले कहेंगे सर ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां है? ऊन की सबसे बड़ी मंडी, तो ऊन की सबसे बड़ी मंडी, ऊन की सबसे बड़ी मंडी, तो ऊन की सबसे बड़ी मंडी है, ऊन की सबसे बड़ी मंडी वो कहां है? तो आप लोग कहेंगे सर ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां है? बीकानेर में है। कहां है बेटा? बीकानेर में है, बीकानेर में। अब यहां पे ऊन आप लोगों के विश्लेषण केंद्र, जहां आपके ऊन होगी वहां पे विश्लेषण भी होगा, तो ऊन विश्लेषण केंद्र मंडी होगी, वहीं आपके विश्लेषण केंद्र होगा, ये भी बीकानेर में हो गया। इसके अलावा आप लोगों से ऊन आप लोगों के विकास बोर्ड है ना, या आप लोग कहेंगे कि ऊन आयात निर्यात केंद्र, तो विकास है वो आप लोगों के जोधपुर में है और ऊन प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है। अगर आपसे कहेगा ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड, कि ऊन विकास बोर्ड कहां है, तो ऊन विकास बोर्ड कहां है बेटा? ऊन विकास बोर्ड ये आप लोगों के जोधपुर में है। अगर यही आप लोगों से ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, यहीं आपसे ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, किसके? ऊन प्रशिक्षण, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में हो गया, और ऊन प्रशिक्षण केंद्र, अगर ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करेगा आप लोगों के तो कहां आएगा? जयपुर में। और यदि आप लोगों से ऊन आयात निर्यात केंद्र की बात करें तो आंसर आपका कोटा आएगा बेटा। ऊन आयात निर्यात केंद्र, क्या कहा मैंने? ऊन आयात निर्यात केंद्र, तो ऊन आयात निर्यात केंद्र की बात करेगा, ऊन आयात निर्यात केंद्र, तो आप आंसर क्या देंगे? कोटा। तो 4-5 पॉइंट बनते हैं। यहां आपसे विकास बोर्ड की बात की है, आंसर आपका जोधपुर आएगा। विकास करना है जोधपुर, प्रशिक्षण लेना है जयपुर, आयात निर्यात करना है कोटा, और उनकी सबसे बड़ी मंडी बीकानेर है। ऊन विश्लेषण एवं प्रोसेसिंग केंद्र वो भी कहां है? बीकानेर में। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद भाई तन्नू भाई, बहुत धन्यवाद बेटा। बातें तो ऐसे करते ना कई विद्यार्थी, है ना, तो वो चीजें क्या है कि मानसिकता दर्शाती है हर किसी की, मानसिकता किस प्रकार की है। आपको देखा होगा यहां मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ाता हूं। 10 मिनट लेट हो गए तो एक विद्यार्थी लिख रहा है कि इतनी बड़ी बात करते हैं कि 1 घंटे में से 55 मिनट पढ़ा के जाता हूं, 5 मिनट खराब करता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मेरे भी परिवार है, मैं भी 10 मिनट लेट हो जाता हूं, आने के बाद आप कंटिन्यू पढ़ाता हूं, 55 के 55 मिनट। ये तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और संकीर्ण मानसिकता तुम्हें भारी पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। मुझे कोई नहीं है, मुझे कोई भार नहीं पड़ेगी। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी विद्यार्थी को ये अगर हो कि गुरुजी का हम पढ़ेंगे तो गुरुजी का घर चलेगा, गुरुजी की कोई कमी नहीं है, शौक है मुझे पढ़ाने का, मैंने मेहनत की है इस क्षेत्र में, 15 साल मैंने गंवाए हैं, लाड़ प्यार और सम्मान के लिए पढ़ाता हूं, बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए पढ़ाता हूं, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना। स्वाभिमान रखता हूं और स्वाभिमान के साथ पेश होता हूं, और उम्मीद करता हूं स्वाभिमान के साथ ही मेरे साथ उपस्थित होंगे। जिस विद्यार्थी को दिक्कत हो किसी प्रकार की, वो छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई कतई जरूरत नहीं है। साफ साफ शब्दों में सुन लो, कतई जरूरत नहीं है मुझे। जिसे मेरी जरूरत है वो रुक जाए। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी कहीं अलग तरीके से चल रहे हैं या अलग तरीके से माइंड में बिठा रहे हैं, उनके लिए शब्द है मेरे, बाकी के लिए शब्द नहीं है। चले बेटा आगे देखते हैं। एक आपके मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना, क्या है आप लोगों के? मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना है, का प्रारंभ कब किया गया? इसे बेटा अपडेट जरूर रखना, इसे जरूर आप लोग अपडेट रखना
कि इसमें कितने को लाभान्वित किया जा चुका है। ये तो हम देख लेंगे 1 दिसंबर 2025 को ही। और इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रीमियम राशि क्या होगी। 1 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुई, इसकी प्रीमियम राशि तो हम लोग कहेंगे 0 होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। प्रीमियम राशि क्या होगी, 0 होगी। तो मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना ये आपकी नवीनतम योजना है। इसका जरूर ध्यान रखें कि कितने पशुओं को 2025-26 में इनको बीमा किया गया, वो ध्यान रखें आप लोग। बेटा माफी चाहता हूं, ऐसे शब्द मुझे बहुत, चाहे अंतरात्मा से थोड़ा मैं ऐसे शब्दों से ठेस पहुंचती है तब ये शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। बाकी तो आप मेरे बच्चे हैं सबके सब। चलिए आगे। पशु और उनके मांस के प्रचलित नाम का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें से जिनका मांस है वो मांस एक सम्मिलित नहीं है और उसे आप लोगों को दर्शाना है। वो क्या दर्शाएंगे आप लोग बताइए। बकरी के मांस को मटन कहते हैं। बेटा बकरी के मांस को तो चेवनी कहते हैं ना अपन लोग। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवनी कहते हैं। मटन है वो भेड़ के मांस को कहते हैं। किसके मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को। भेड़ के मांस को है वो क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा यही बनेगा। तो आप लोगों के बकरी है, बकरी के ध्यान रखें 3 शब्द हैं आप लोगों के। बकरी की कीमत को क्या कहते हैं, कई बार पूछे ना आप लोग कीमत, तो कीमत को क्या कहते हैं, लाण कहते हैं। क्या कहते हैं, लाण कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और एक लायना अलग होता है, अगर आप लोगों के ध्यान रखना बेटा, लान शब्द लायन अलग होता है। लाना क्या, जैसे हम लोग कोई शादी ब्याह में जाते थे तो वो मिठाइयां जो हमें देते थे ना, उसे आप लोग क्या कहते थे बेटा, लायना कहते थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर, क्या कहते, लायना कहते थे। तो पशु और उनके मांस के प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आप कहेंगे बकरी, बकरी के मांस को चेवनी कहते हैं, जबकि यहां मटन इस्तेमाल किया है तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। भैंस के कारा बीफ, सुअर का गोश्त और गाय का बीफ, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों को ये बनेगा। यहां में आप लोगों की अभी चीजें नहीं है हमारे पास में। और वो जो आपने चर्बी युक्त कभी कारतूस पढ़े हो, तो वो चर्बी युक्त कारतूस क्या थे, उनमें गाय के मांस, ये जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का इस्तेमाल करते थे, हमारी तो हिंदू धर्म की माँ है, हम तो ये ऐसा हो ही नहीं सकते, ना देख सकते इन चीजों को। तो ये लोग बहुत वो थे, गाय के मांस का ऐसे कहते हैं कि जो वहां से चिकनाई निकलती थी, उसे वहां पे जो हमारे चर्बी युक्त कारतूस है, चर्बी युक्त कारतूसों पर इस्तेमाल करते थे और उन्हें, ताकि वो चिकनाई से खुल जाया करते थे। और उसी का विरोध हमारी भारतीय, ध्यान रखें आप लोग, वहां पे सैनिकों ने किया था कि चर्बी युक्त कारतूस वो थे आप लोगों के। मुर्रा भैंस का मूल स्थान कौन सा है। देखो मैंने आपसे कल भी चर्चा की थी। आप लोगों के हमारे पास में 3 शब्द हैं आप लोगों के। नंबर 1, एक तो हमारे पास मुर्रा नस्ल है बेटा, मुर्रा नस्ल है। दूसरी हमारे पास है भैंस की ही भदावरी नस्ल है, भदावरी, भदावरी नस्ल है। और तीसरी हमारे पास में भैंस की जाफराबादी नस्ल है। कौन सी बेटा, जाफराबादी, जाफराबादी नस्ल। ये नस्ल कौन कौन सी, जरा देखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं मुर्रा नस्ल। ये बेटा हमारे पास मुर्रा नस्ल है, भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। क्या है, भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। आपसे पूछेंगे वो भैंस जिसके नस्ल में अगर हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम लोग नस्ल में, तो हमारे पास में, ठीक है, भदावरी। भदावरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे कौन सी नस्ल है जिसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक मिलती है, वसा की मात्रा सर्वाधिक मिलती है, वसा की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। तो वो नस्ल जिसमें वसा की सर्वाधिक मात्रा मिलती है उसे हम लोग भदावरी कहते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास में जाफराबादी होता है। आपसे कहेंगे कि वो जिसमें प्रजनन क्षमता, क्या कहा मैंने, प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता है, वो प्रजनन क्षमता आपको सर्वाधिक मिले, प्रजनन क्षमता सर्वाधिक मिले, वो किस में मिलेगी आप लोगों को, जाफराबादी में मिलेगा। और मुर्रा नस्ल का जो आपका उत्पत्ति केंद्र है वो मोंटेगुमारी है। मोंटेगुमारी कहाँ है, पाकिस्तान में, है ना। और ये वही मुर्रा नस्ल है बेटा जिसे हम लोग खुंडी कहते हैं। इसके सींग मुड़े होते हैं इसलिए हम इसे खुंडी नस्ल कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसके सींग मुड़े हुए होते हैं और ये सबसे सुंदर नस्ल, सबसे महंगी नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। गाय में राठी होती है बेटा और बकरी में जखराना होती है। बकरी में कौन सी होती है, जखराना होती है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बकरी में कौन सी होती है, जखराना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बात करूं, अगला ये रहा।
राज्य के किस जिले में स्थानीय झींगा पालन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? यानी खारे पानी की झीलें हैं चूरू जिले में। ये आप लोगों का नया सवाल बन सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है पिछले आपके सन से। चूरू में आपके खारे पानी की झीलें हैं, उनमें यहां ध्यान करेंगे आप लोग। तो यहां पे राज्य के किस जिले में स्थानीय झींगा पालन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो आप लोग कहेंगे चूरू में। और चूरू की जो खारे पानी की झीलें हैं बेटा, उनमें झींगा पालन का काम शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। चूरू जिले की खारे पानी की झीलें हैं, उन खारे पानी की झीलों में यह काम किया जा रहा है। क्लियर? आगे चले हम लोग। तो राज्य के किस जिले में स्थानीय, नया क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है आप लोगों के। राज्य किस जिले में स्थानीय झींगा पालन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो आप लोग कहेंगे चूरू में। कहां की गई बेटा? चूरू में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। अब पता है एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, पशु संपदा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार वो हमसे गर्भावधि सवाल पूछ रहा है। तो थोड़ा अपन लोगों को यहां से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा अटके भी हम लोगों को क्वेश्चन यहां पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़े अलग क्वेश्चन और थोड़ा अटके हमें अध्ययन करना चाहिए। तो आप लोगों के यहां पे जो है इनके, यानी जो गर्भावधि है, उस गर्भावधि की अवधि कितनी है, यह बड़ा क्वेश्चन बनेगा। और कोई पता नहीं बेटा कब यहां से किस प्रकार का सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए आगे अपन लोग, दीजिए आंसर, क्या देंगे आप लोग? चलिए अपन लोग क्या आंसर देंगे? पशुओं की गर्भावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है आप लोगों के? भैंस की गर्भावधि कितनी होती है ना बेटा? तो आपके 310 दिन, गाय की कम होती है 280 दिन, ऊँटनी की ज्यादा होती है 400 और अथनी की 624 दिवस होती है। यानी यहां पे आप लोगों के चारों गर्भावधि है वो सही है। आप लोगों का ऑल आंसर आ रहा है निक्की चौधरी साहब का। बिल्कुल बेटा, क्या होता है कई बार हम लोग इधर ध्यान नहीं होता है हमारा, है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं होता। भैंस का, गाय का, ऊँटनी का, अथनी का हम लोग पढ़ते रहते हैं, इनकी नस्लें पढ़ लेते हैं, इनका मेला पढ़ लेते हैं अपन लोग। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के कि इधर दिवस वगैरह कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके बीच में रखे हैं। 1 2 3 4 सभी आप लोगों के सही होंगे, है ना। क्वेश्चन मैंने बेटा वो ही रखे कि जहां से डीपली क्वेश्चन बन रहा है जिस टॉपिक से, वहां मैंने बुक में डीपली दे रहा हूं। जहां मुझे लग रहा है कि यहां डीपली नहीं जाएगा तो मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोगों के रखे हैं। ठीक है, अगला देखिए, घोड़े की नस्लों के संबंध में सवाल सुनिए। घोड़े की नस्लों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घोड़ों की नस्लों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर आने दीजिए, क्या देंगे? पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और फिर आप लोगों को देखना है। आराम देखिए आप लोग। काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े गुणवत्ता और कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है तथा पोलो खेल में काम आता है। नहीं, यह आपके काठियावाड़ी घोड़े नस्ल जरूर है, लेकिन यह काम है गुणवत्ता के लिए और कलाबाजियों में, यानी पोलो खेल में जो आप लोगों को प्रसिद्ध है वो मालानी नस्ल के घोड़े हैं। कौन से बेटा? मालानी नस्ल के घोड़े हैं, यह ध्यान रखें आप लोग। राज्य में सर्वाधिक घोड़े मारवाड़ी नस्ल के हैं और मालानी घोड़े की नस्ल काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल की मिश्रित है। तो आप लोगों के 1 नंबर गलत बनेगा और आंसर बनेगा आप लोगों के 2 और 3। आपने देखा होगा आलम जी के दोहरा को हम लोग, आलम जी का जो दोहरा है उसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। पढ़ा है ना, क्यों कहते हैं बता रहा हूं। आलम जी का दोहरा, तो आलम जी का दोहरा है बेटा, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आलम जी घोड़ों क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए, दोहरा को घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, वो आलम जी दोहरा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, आलम जी तो लोक देवता है, उनका मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि अरबी नस्ल के जो घोड़े हैं वो सबसे मजबूत माने जाते हैं। तो दिल्ली का कोई बादशाह था, उन्होंने कहा कि आप जाइए और जाके अरब देश की मिट्टी है तो अरब देश की मिट्टी को लेके आओ और उन मिट्टी में हम यहाँ के घोड़ों का प्रजनन करवाएंगे। तो जब ऐसे घोड़ों का प्रजनन यहाँ होगा तो फिर निश्चित तौर से मानना आप लोग कि ऐसे ही नस्ल के घोड़े पैदा होंगे। तो फिर भाई कहाँ गए? वो अरब देश गए और अरब देश की मिट्टी लेके आए। अरब देश की मिट्टी लेके आए। बेटा विशेष सूचना, कल और परसों, शनिवार और रविवार को और आपके सोमवार को, तीनों दिन मैं शाम को किसी शादी में जाऊंगा। तो आप लोगों के बेटा, आप लोगों के आज
मतलब कल और शनिवार रविवार दोनों दिन आपकी दोपहर क्लास होगी। मैं आपको सूचना दे दूंगा कि कितने बजे होगी। यानी शाम की जो क्लास होती है अपनी, वो क्लासें आपकी 2 दिन तक दोपहर को होगी। ठीक है, सोमवार को हो सकता है सोमवार को भी अगर मैं अवकाश लिया तो फिर मैं सोमवार भी आपको दिन में करवाऊंगा। तीनों दिन आपके शाम को क्लास नहीं होगी। ठीक है, दोपहर को अपन 1 बजे के आसपास क्लास रख लेते हैं। तो शनिवार और रविवार दोनों दिन आपको शाम क्लास नहीं होगी, वो क्लास आप लोगों को दोपहर को क्लास मिलेगी। चले बेटा चले। मुझे लगता है ये भावी अध्यापक को ब्लॉक ही करना पड़ेगा, है ना, बातें करते हुए नहीं मानेंगे ये। हाँ क्या बात है गोस्वामी जी, है ना। तो ये अपने दिन में रहेगा आप लोगों का ना बेटा, दिन में क्लास अपन 2 दिन एब्सेंट नहीं रहेंगे। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल वो आप लोगों के हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के जहाँ पे कि अरब देश की मिट्टी को वहाँ लाए और आपके गधे हैं वो आप लोगों के गधों पे लाद लाद के वो गिरते गए पड़ते गए, गिरते गए पड़ते गए। कुछ एक आधे घोड़े बचे आप लोगों के, वो घोड़े कहाँ आके बताते हैं, जो आपका आलम जी का दौरा है वहां जाके वो मर गए। तो उनकी जो मिट्टी है वो मिट्टी वहां रहेगी। तो हमारे पशुपालकों में एक ये बन गया कि साहब ऐसा है, यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो मिट्टियां ला के हम लोग क्या करें, यहाँ डाल दें, है ना। मिट्टी यहाँ है तो घोड़ों का प्रजनन यहाँ करवाए। तो पशुपालक है वो घोड़ों का प्रजनन करवाने के लिए वहां ले जाता है, इसलिए इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। तो ध्यान रखें आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, 2 और 3। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, ध्यान रखें बेटा, घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दौरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो मिट्टी है, वो मिट्टी यहां लाके छोड़ी थी। आपके सवाल है कि यहां पे सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आप लोगों के प्रजनन केंद्र है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में आप लोगों के स्थान है। कौन से बेटा, सूची फर्स्ट। तो सूची फर्स्ट में आप लोगों के लिए प्रजनन केंद्र है, और सूची सेकंड है उसमें आप लोगों का स्थान है, और कह रहा है कि वो आप लोगों को मिलान कीजिए। देखिए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंटों में हमारा राजस्थान का एकाधिकार है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोगों के केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो कहां है, आप लोगों के जोड़बीड़ में है। ठीक है। दूसरा भैंस अनुसंधान केंद्र है वो आप लोगों के वल्लभ नगर में है। बकरी प्रजनन फार्म है फतेहपुर में है, माफी चाहूंगा यहां आपके रामसर आएगा। बकरी जो प्रजनन फार्म है वो आपके रामसर में है, और भेड़ प्रजनन फार्म है वो आपके फतेहपुर में है। 2 चीजों में बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से आप अंतर समझिए। एक बेटा आप लोगों के बकरी चारा विकास केंद्र है, बकरी चारा विकास केंद्र है, बकरी चारा विकास केंद्र। तो बकरी चारा विकास केंद्र कहां है, बकरी चारा विकास केंद्र, तो ये रामसर में है, ये ध्यान रखना। इसी को हमने यहां पे बकरी प्रजनन फार्म कहा है। तो रामसर कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। दूसरा, ये एक चीज सवाल और पूछ सकता है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो आप लोग कहेंगे स्विट्जरलैंड के सहयोग से। किसके सहयोग से बेटा, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, स्विट्जरलैंड, है ना, किस देश के सहायता से, स्विट्जरलैंड के सहायता से। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास अविका नगर पड़ता है। कौन सा नगर पड़ता है बेटा, अविका नगर। और अविका नगर कहां पड़ता है, टोंक में पड़ता है। यहां पे आप लोगों के दोनों, यानी आपके बकरी प्रजनन केंद्र भी, बकरी अनुसंधान केंद्र भी, और भेड़ अनुसंधान केंद्र दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। यहीं पे बेटा आप लोगों के अविका नगर टोंक में आपका बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, और यहां पे आप लोगों के भेड़ अनुसंधान केंद्र भी है। बकरी अनुसंधान केंद्र एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र दोनों के दोनों कहां है, अविका नगर टोंक में। तो अविका नगर टोंक में बकरी अनुसंधान केंद्र है, और भेड़ अनुसंधान केंद्र है अविका नगर टोंक में है। लेकिन आपसे बकरी चारा विकास केंद्र की बात करें तो रामसर अजमेर आएगा। यहां पे बेटा आपका 2 बनेगा, 1 बनेगा, आपके ये बनेगा और ये बनेगा, आंसर ये बनेगा। ठीक है। तो आपके अविका नगर टोंक में दोनों, वल्लभ नगर है वो आप लोगों के भैंस का, जोड़बीड़ है वो आप लोगों के ऊंटों का। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। यहां राज्य में पशुओं के घनत्व व कुल संख्या 20वीं पशु गणना के आधार पर जिलों का सही सुमेल कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है कि सही सुमेल कौन कौन से हैं। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास वर्तमान जो आंकड़े पढ़ रहे हैं बेटा, वो आप लोगों के 20वीं पशु गणना के हैं, और वो जो आंकड़े पिछले हैं
वो आपके 19वीं पशुगणना के हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर किसी विद्यार्थी को नहीं जानकारी, मतलब पीछे क्लास नहीं देखी है, तो एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। हमारे पास यहां पे जो आप लोगों के 2012 की जो पशुगणना है, ये पशुगणना हमारी 19वीं पशुगणना है। कौन से नंबर की बेटा? 19वीं पशुगणना। तो 19वीं पशुगणना है, ये कौन सी है? ये 2012 की है। हमारे पास 2017 में पशुगणना होनी थी और ये पशुगणना आप लोगों की 20वीं पशुगणना है, लेकिन ये देरी से शुरू हुई। देरी का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 5 साल में हमारे पास पशुगणना होना चाहिए। देरी का मतलब हुई बेटा कि ये पशुगणना 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन 2018 में शुरू हुई। ठीक है, फिर 2019 है, 2019 में ये आंकड़े आए। ठीक है बेटा, 20 का मतलब क्या हो गया? 20वीं पशुगणना। 17 में होनी थी, 18 में शुरू हुई, 17 में होनी थी, 18 में शुरू हुई और 19 में आंकड़े आए। नाम है आप लोगों के 20वीं पशुगणना। अब यहां पे देखेंगे आप लोग कि यहां पे हमारे पास में 19वीं पशुगणना में 5.77 लाख है ना करोड़, यानी ये हमारे पास पशु थे। ठीक है बेटा, और हमारे पास यहां पे 5.68 करोड़ पशु रह गए। इसका मतलब लगभग हम देखेंगे यहां पे कमी हुई। अब कमी को आप लोग दो तरीके देखेंगे। कमी हुई कितने लाख? हम लोग कहेंगे 9 लाख पशुओं की कमी हुई। कितने बेटा? 9 लाख पशुओं की कमी हुई। 9 लाख पशुओं की कमी हुई। तो 9 लाख पशुओं की कमी हुई, नंबर एक। अगर इसे ही हमें प्रतिशत में चेंज करवाना चाहता है, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना? हाँ, ठीक है, आगे चले अपन लोग। तो यहां पे हमारे पास में 9 लाख पशुओं की कमी हुई, तो यहां पे प्रतिशत में देखेंगे आप लोग तो 1.66% की कमी हुई। 1.66% की क्या हुई? कमी हुई। इस बात ध्यान रखें। तो 2012 में 19वीं पशुगणना में 5.77 करोड़ और आप लोगों को यहां देखेंगे 5.68 करोड़, हमारे पास कमी हुई। अब बेटा वृद्धि ध्यान रखेंगे। वृद्धि जो हम लोगों को देखने को मिली वो किस में देखने को मिली? आप लोगों के किस में देखने को मिली? ध्यान रखें आप लोग, भैंसों में। अब हमारे पास यहां पे देखेंगे, क्या आंसर देंगे? आंसर आने दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आंसर बनेगा बेटा? आने दीजिए आप लोग, आने दीजिए। आंसर क्या देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए कि राजस्थान सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में 433, न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में 62, सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर है और न्यूनतम पशु वाला जिला धौलपुर है। या एक चीज और देखेंगे अपन लोग, हमारे पास बेटा कुल जो पशु हैं, यानी हमारे पास मोटा मोटा देखें तो कुल पशु हमारे पास, कुल पशु 5.68 करोड़ है। कुल पशु हमारे पास कितने? 5.68 करोड़। हमारे पास कुल पशु हैं वो 5.68 करोड़ पशु हैं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना? अब इसमें से अगर देखना पड़ेगा हम लोगों को सर्वाधिक संख्या, तो सर्वाधिक संख्या यानी प्रतिशत, सर्वाधिक संख्या यानी हमारे पास जो प्रतिशत है बेटा वो किसका है? तो आप लोग कहेंगे 37%। कितना? 37% हमारे पास अकेली बकरी है। अब आप ये मानिए बकरियों की संख्या यहां ज्यादा होगी, वहां पे आप लोगों के ज्यादा पशु होंगे। जहां पे बकरियों की आपके कम संख्या होगी तो वहां पे आप लोगों को कम पशु होंगे। यही बात है ना? अब यहां पे देखेंगे आप लोग तो सीधी सीधी बात है कि हमारे पास बकरी सर्वाधिक कहां मिलेंगे? बाड़मेर में, है ना? सर्वाधिक हमें कहां मिल रही है? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां मिल रही है बेटा? धौलपुर में। न्यूनतम कहां मिल रही है? धौलपुर में। तो हमारे पास न्यूनतम जो मिल रही है वो धौलपुर में है। तो सर्वाधिक बकरी कहां है? बाड़मेर में। इसलिए सर्वाधिक पशुओं की संख्या भी कहां है? बाड़मेर में। न्यूनतम बकरियां कहां है? धौलपुर में। इसलिए न्यूनतम पशु की संख्या भी कहां है? धौलपुर में। ठीक है, यानी जहां बकरी ज्यादा वहां पशु ज्यादा, जहां बकरी कम बेटा वहां पशु आप लोगों के कम। क्लियर? और हमारी कुल पशु संपदा है, कुल संपदा में लगभग 37% हमारे क्या मिलेंगी? बकरी मिलेंगे। ठीक है, बातें समझ गए? यहां आप लोगों के 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे सही बनेंगे, 4 पॉइंट। बेटा कहीं भी दिक्कत हो मुझे बता देना है, लेकिन पढ़ना अपन को अच्छी तरीके से है ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे देखें, दुग्ध उत्पादन 2022-23 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? एक चीज मैं आपको और बता दूं सभी विद्यार्थियों को, बेटा मेरा लंबा अनुभव रहा है, मुझे ये सब चीजें मालूम होती है कि कौन सा विद्यार्थी है उसको क्या जरूरत है, कौन सा विद्यार्थी है किस वजह से असफल होगा, कौन सा विद्यार्थी है अगर इस वजह को वो सुधार ले तो वो एक बेहतर विद्यार्थी बन के अपने सरकारी सेवा में जा सकता है।
सब मालूम चल जाता है। वो तो क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम लोग यहाँ नहीं बता सकते, बल्कि लगभग लगभग हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बेहतर दिशा में जाएं आप लोग, और बेहतर प्लानिंग रखें, बेहतर अपना एक्शन रखें। एक्शन बेहतर होगा, प्लानिंग बेहतर होगी, तो रिजल्ट भी आप लोगों का बेहतर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? हमारा दूसरा आएगा। लगभग लगभग हम 14.5% है हम दुग्ध उत्पादन करते हैं देश का, और हमारा उत्तर प्रदेश के बाद में स्थान कौन सा है बेटा? दूसरा है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जाफराबादी भैंस की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, मैंने आपको भैंस की मोटी मोटी 3 नस्लें हमें कम से कम मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास, जैसे सर्वाधिक दूध देने वाली हमारे पास है, वो है मुर्रा नस्ल। कहाँ है बेटा? मुर्रा नस्ल। ये मुर्रा नस्ल के सींग मुड़े होते हैं, इसलिए हम इसे खुंडी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुंडी नस्ल। यानी ये जो मुर्रा नस्ल है, इस मुर्रा नस्ल को ही हम दूसरा नाम दे रहे हैं खुंडी नस्ल। ये नस्ल है, ये इसका जो आप लोगों का उत्पत्ति स्थल है, कहाँ बेटा? उत्पत्ति स्थल वो यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए आपसे पूछ सकता है। उसका नाम है मोंटे गुमारी। क्या नाम है? मोंटे गुमारी, पाकिस्तान। यहाँ इसका उत्पत्ति स्थल है, और ये सर्वाधिक दूध देने वाली हमारी भैंस की नस्ल है। अगर वसा की सर्वाधिक बात करेंगे कि कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो आप लोग कहेंगे भदावरी। कौन सी बेटा? भदावरी। भदावरी नस्ल। कौन सी नस्ल? भदावरी नस्ल। कि भदावरी जो नस्ल है, कौन नस्ल है? भदावरी नस्ल। तो भदावरी नस्ल है, ये आप लोगों के वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। श्रेष्ठ मादा जानवर, तो मादा जानवर का मतलब हो गया प्रजनन क्षमता सर्वाधिक। तो ध्यान रखें हमें कि सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, क्या बोला बेटा मैं? सर्वाधिक प्रजनन क्षमता। कि सर्वाधिक जो प्रजनन क्षमता है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है वो किस में है? तो आप लोग कहेंगे वो जाफराबादी में। कौन सी में बेटा? जाफराबादी में। कि सर्वाधिक प्रजनन क्षमता किस भैंस की नस्ल में है? तो आप कहेंगे जाफराबादी में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों से, देखो, बकरी में मैंने कहा कि आप लोगों के सर्वाधिक दूध देने वाली, तो एक नस्ल है हमारे पास जखराना। कौन सी है? जखराना। ये जखराना जो नस्ल है, एक्चुअल में ये जखराना गांव है आप लोगों के बहरोड क्षेत्र का, और ये बहरोड आप लोगों के अलवर में पड़ता था पहले। इसी कारण से इस नस्ल को हम लोग अलवरी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवरी नस्ल। अलवरी नस्ल भी कहते हैं इसे। ये ध्यान रखें आप लोग। ये कौन सी है? ये सर्वाधिक दूध देने वाली है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बकरी की, वो आपके जखराना है। अगर यहीं आप लोगों से किसकी पूछे? गाय की, तो गाय की कौन सी हो गई? राठी। अब आप लोगों के ऊन पे मैं 3 बातें रखूंगा आप लोगों के, वो आगे रख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊन में आप लोगों को 3 नस्लें कम से कम आप लोगों को मालूम होनी चाहिए एक नजर में। आप इसका आंसर देंगे, और मैं आप लोगों को ऊन की 3 नस्लें आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। देखो कि आप लोगों के, ये तो आप जानते हैं कि सर हमारे पास एक शेखावाटी नस्ल है बेटा? शेखावाटी। अब ध्यान रखना, शेखावाटी नस्ल है ना, ये आप लोगों के भेड़ की भी है और बकरी की भी है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? भेड़ की बात कर रहा हूं। अगर यहीं आप लोगों के शेखावाटी में बकरी आ जाए, क्या आ जाए? बकरी आ जाए, तो ध्यान रखना जो हमारे पास बकरी नस्ल है ना, ये बकरी नस्ल है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए? बकरी आ जाए बेटा। तो बकरी नस्ल में आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट बकरी आ जाए, तो वो शेखावाटी की है। हम कहेंगे ये काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित बिना सींग वाली नस्ल है। बिना सींग वाली नस्ल है, यानी हमारे पास में बकरी की नस्ल कौन सी? शेखावाटी। ये काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित बिना सींग वाली नस्ल है बेटा। वो नस्ल हमारे पास कौन सी है? बकरी की शेखावाटी है। लेकिन भेड़ की शेखावाटी की बात करेगा तो इस नस्ल को हम लोग चोकला के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? चोकला के नाम से जानते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ ऊन होती है, इसलिए इसकी तुलना अमेरिका की मेरिनो से कहा जाता है। तो इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, और इसकी जो ऊन है वो ऊन को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ जो ऊन है वो सर्वश्रेष्ठ ऊन किसकी है? शेखावाटी नस्ल की है। पहला पॉइंट। इसके अलावा वो आपसे कहे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ छोड़ो, हमें तो ये बता दो सबसे ज्यादा ऊन है वो कौन सी नस्ल देती है? क्या कहेंगे बेटा? सर्वाधिक ऊन। आपसे कहेगा सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, क्या कहेंगे? सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है?
अब हमें सर्वश्रेष्ठ मतलब नहीं है, हमें सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, तो सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी नस्ल देती है। अब आप जैसलमेरी और मारवाड़ी में कंफ्यूज होंगे, क्लियर समझ लेना। जैसलमेरी नस्ल है वो सर्वाधिक ऊन देती है, जबकि हमारे पास में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है वो किसकी है बेटा, मारवाड़ी की है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या किसकी है, मारवाड़ी की। इस बात ध्यान रखना। अगर यहीं आप लोगों से सर्वाधिक संख्या की बात करें, किसकी बात करें, सर्वाधिक संख्या कि भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है वो किस नस्ल की है, तो ध्यान रखें सर्वाधिक संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के मारवाड़ी नस्ल है। मारवाड़ी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल की जो आप लोगों के है वो सर्वाधिक संख्या है। तो 3 सर्वाधिक संख्या पूछे तो मारवाड़ी, आपके सर्वाधिक ऊन पूछे जैसलमेर, और सर्वश्रेष्ठ बेटा आप लोगों से ऊन पूछे तो वो आप लोगों की कौन सी आएगी, शेखावाटी। शेखावाटी बकरी की भी नस्ल है, लेकिन बकरी की नस्ल की विशेषता है कि सर कादरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है और ये बिना सींग वाली नस्ल है। ऊंट की नाचना नस्ल किस जिले की प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषता है? बीकानेर की बोझा ढोने के लिए, जैसलमेर सुंदरता और दौड़ने के लिए। बिल्कुल जैसलमेर नस्ल है, सुंदरता और तेज दौड़ने के लिए ये नाचना नस्ल यहाँ की प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखें। ऊंटों को बेटा सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए वो पाबूजी राठौड़ लेके आए, और इसलिए पाबूजी राठौड़ को हम ऊंटों का देवता कहते हैं। और ऊंट पालक जाति है उसका नाम राइका या रेबारी जाति है, और राइका जो रेबारी जाति है उन्होंने ऊंटों का पालन शुरू किया, तो पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य मानते हैं। अगर रेबारी राइका जाति का गुरु पूछे आप लोगों से तो आप लोग कहेंगे पाबूजी राठौड़ है। क्या है बेटा, पाबूजी राठौड़। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में मुर्गियों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? आंसर, मुर्गियों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहां आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मुर्गियों की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है जरा सुनिए आप लोग। देखो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कमी, सीधी बात ध्यान रखना, सर्वाधिक कमी, तो हम लोग कहेंगे गुरुदेव सर्वाधिक जो कमी हुई है ना वो सर्वाधिक कमी ऊंटों में हुई है। सर्वाधिक कमी किसमें? ऊंट में। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछेगा नहीं, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी, तो आप लोग कहेंगे सर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गधों में हुई है, यानी गधों में 71% की क्या हुई है, कमी हुई है। अगर आपसे यहां पे बात करेंगे सर्वाधिक जो पशु हैं वो कौन से बढ़े, तो सर्वाधिक पशुओं में जो वृद्धि देखने को मिली है वो वृद्धि भैंस गाय में देखने को मिली है, लेकिन नंबर 1 पर भैंस है, लगभग 5% देखने को मिली है ना। और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि आप लोगों के ये ध्यान रखना कि ये 2012 है ना बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2012 में जो हमारी पशुगणना है वो 19वीं पशुगणना थी, और इसके बाद हमारे पास जो आंकड़े पढ़ रहे हैं वो 2017 की पशुगणना पढ़ रहे हैं, और 2017 की पशुगणना है ये आपके 20वीं पशुगणना है। यहां पे हमारे पास 2012 में हम कहेंगे 5.77 करोड़ हमारे पास में पशु थे, जो कि यहां घट के 5.68 करोड़ हो गए। यानी हमें यहां क्या दर्शाती है, कमी। कमी अगर बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे 9 लाख की कमी, 9 लाख पशु कम हुए। अगर यही प्रतिशत बात करेंगे तो 1.66% की कमी हुई है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें सर्वाधिक कमी ऊंटों में, और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो गधों में, और सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है वो सबसे ज्यादा वृद्धि हमें भैंसों में देखने को मिली, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के यहां पे मुर्गियों में हम लोगों को संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चले। वरमूल डेयरी राजस्थान के किस जिले में संचालित है? वरमूल डेयरी, देखो कल मैं आप लोगों से पिछली क्लास में 2-3 बातें बहुत बेहतर की थी आप लोगों को कि राज्य की सबसे बड़ी डेयरी की ने बेटा, राज्य की सबसे बड़ी डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? तो राज्य की सब बेटा सभी को सूचना दे दी मैंने। कल और परसों शनिवार और रविवार को मैं कोई शादी में जाऊंगा रिश्तेदारी में शाम के टाइम, तो शाम को क्लास नहीं होगी, दोनों दिन आपकी क्लास होगी, दोनों दिन क्लास दोपहर को लगभग अपन 1 बजे करेंगे। क्लियर बेटा, 1 बजे आप क्लास रखें। फिर सुन लो, शनिवार और रविवार को दोनों दिन आप लोगों के शाम को क्लास नहीं होगी, सोमवार को भी नहीं होगी, यानी तीनों दिन आप लोगों के शाम को क्लास नहीं होगी, ये क्लास आप लोगों के दिन में होगी। गंगमूल और उर्मूल, ये भी ध्यान रखें। गंगमूल,
तो गंगमूल तो हनुमानगढ़ में, उरमूल बीकानेर में है। गंगमूल, उरमूल कहां है? बीकानेर में। गंगमूल कहां है? हनुमानगढ़ में। गंगमूल कहां है? हनुमानगढ़ में। और वरमूल कहां है? जोधपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो आप लोगों को जोधपुर, बेटा सूचना सुन लिया आपने कि आप लोगों के कल शनिवार, रविवार, सोमवार शाम को क्लास नहीं होगी। मंडे को क्लास हो सकता है दिन में ले पाऊं नहीं ले पाऊं, बाकी आप लोगों के शनिवार रविवार है वो दिन के लगभग 1 बजे के आसपास आप क्लास में लाइव लूंगा, ठीक है। हाँ, 3 दिन मेरी तरफ से शाम को फ्री हैं आप लोग, दिन में फ्री नहीं है। वरमूल डेयरी और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक चलेंगे। तो राजस्थान के किस जिले में संचालित, आप देखो राज्य की सबसे बड़ी, तो आप लोग कहेंगे रानीवाड़ा। कौन सी बेटा? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पड़ता है? जालोर में। कि गुरुजी रानीवाड़ा जालोर है, वो सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। और अगर आपसे पूछेगा राज्य की सबसे प्राचीन, राज्य की सबसे प्राचीन दुग्ध, तो भाई सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी, तो सबसे प्राचीन बेटा दुग्ध डेयरी है, सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी। तो ध्यान रखें, सबसे प्राचीन हमें दुग्ध डेयरी है वो कहां मिलेगी आप लोगों के? वो मिलेगी पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी बेटा? पद्मा डेयरी। और पद्मा डेयरी कहां मिलेगी? जैसलमेर में, है ना। तो राज्य की सबसे प्राचीन पद्मा डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा, वरमूल डेयरी है जोधपुर, गंगमूल है हनुमानगढ़, उरमूल कहां है? बीकानेर में। और दुग्ध देने वाली मैंने आपको 3 नस्लें, आपको गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? कामधेनु है। और बेटा भैंस के सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल मुर्रा है। और बकरी के सबसे दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे सर बकरी की है हमारे पास जखराना। हाँ, गुड, बिल्कुल बेटा चौहान साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलें आगे। जो कितना अच्छा लगता है ना आप लोगों को, अच्छे पढ़ते हैं आप, अच्छे कमेंट करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि हमारा किसी विद्यार्थी को डांटना एक ही उद्देश्य है कि मंजिल तक पहुंचे। वो कमेंट लिखना डिलीट करना, कमेंट लिखना डिलीट करना, ऐसे कमेंट हम क्यों लिखें जो हमें डिलीट करना पड़े। और सबसे ज्यादा मेरे चिड़न है ऐसे विद्यार्थी से, बहुत चिढ़ता हूं मैं, आप समझ लीजिए, बहुत चिढ़ता हूं जो विद्यार्थी कमेंट लिखता है और फिर डिलीट करता है, कमेंट लिखता है फिर डिलीट करता है। इस प्रतियोगी दौर में सीट निकालना बड़ी मुश्किल हो रहा है। और एक विद्यार्थी को इतना वक्त मिल जाता है कि वो कमेंट लिखता है फिर डिलीट कर लेता है। यानी कमेंट बॉक्स में जहां हम एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि नाम भी अगर उनका आ रहा है तो सही आ रहा है। हो सकता है कि जहां पे अच्छा सा नाम आ रहा है लेकिन वो कोई आप लोगों के वहां पे कुछ और हो, तो वहां फिर ये बातें होती हैं। मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जाता है क्योंकि मुझे मालूम है बड़ी मुश्किल से सीट निकाल के लाने की संभावना बनती है। कोई गारंटी नहीं है सीट मिल जाए। इस दौर में लड़ रहे, प्रयास कर रहे हैं और निकाल भी लाएंगे। लेकिन इस दौर में अगर विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहा है डिलीट कर रहा है, ताजुब की बात है उस विद्यार्थी के पास इतना समय कहां से आ जाता है उसके। चले आगे। ब्लू टंग रोग मुख्य रूप से किस पशु को प्रभावित करता है? किस पशु को आप लोगों के प्रभावित करता है? आंसर आने दीजिए। किस पशु को प्रभावित करता है? आंसर आने दीजिए। देखो यहां पे एक आप लोगों के एक सवाल आता है, सुअर। आपके राजस्थान में अगर आपसे शुक्र प्रजनन केंद्र की बात करें, किसकी बात करें बेटा? शुक्र प्रजनन केंद्र। तो शुक्र प्रजनन केंद्र है उसकी बात करें आप लोगों के, तो वो अलवर में। पहले तो एक ध्यान रखें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जहां तक मुझे नॉलेज में आ रहा है, याद आ रहा है कि अभी बेटा आप लोगों के जो जंगली सुअर है, वो जंगली सुअर आपके फसलों को बर्बाद करके चली जाते हैं, है ना। जंगली सुअर आते हैं और फसलों को बर्बाद कर जाते हैं। शायद मुझे ऐसा याद आता है, मैंने अभी पढ़ा है आपके कि कौन सा जंगली जानवर को, कौन से जंगली जानवर को मारने की छूट, जानवर को मारने से प्रतिबंध हटा दी है। मारने से प्रतिबंध हटा दिया है, प्रतिबंध हटा दिया है ना, हटा दिया है। यानी जंगली सुअर। और आपको मालूम है ये जंगली सुअर अलग है बेटा और ये सुअर अलग है। जंगली सुअर आते हैं और फसलों को बर्बाद करके चले जाते हैं। आप आलू लगाएंगे तो आलू को जमीन से निकाल खा जाएंगे, गाजर लगाएंगे जमीन से। वही जंगली सुअरों को लेके जो आंदोलन चलाया गया था बेटा, वो आंदोलन आपके कहां चला था? वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर में इसको लेके आंदोलन भी चला था। किसानों की फसल को बर्बाद करके चले जाते थे। यहां आपके ब्लू टंग पूछा है आप लोगों के, तो आप लोगों के भेड़ में आएगा। ऊंट में बेटा 2 है, एक तो आप लोगों के देखो तीवर्षा, हम जो तीवर्षा कहते हैं तीवर्षा, और एक कहते हैं सर्रा। तीवर्षा और सर्रा।
तीवर्सा सर्रा ये ऊँटों में पाया जाता है। और यहाँ पे देखो बेटा एक ऊँट है जिसमें प्लेग पाया जाता है। तो हम किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं? तो प्लेग रक्षक देवता के नाम से, क्या कहा मैंने? प्लेग रक्षक देवता के नाम से हम किसे जानते हैं? ऊंट को जानते हैं, है ना। और मैंने पहले चर्चा की आप लोगों को कि सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए, वो पाबूजी राठौड़ लेके आए, इसलिए पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहते हैं। अब ऊंट पालना शुरू जिस जाति ने किया उसे राय का रेबारी जाति कहते हैं। तो ऊंट पालक जाति हो गई राय का रेबारी जाति। वो अपने गुरु को किसे मानते हैं? पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। तो जब ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन करते हैं, है ना। प्लेग आता है बीमारी को तो प्लेग रक्षक देवता पाबूजी राठौड़ कहते हैं। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? बताइए। थार पारकर, अभी नाम से ही लग रहा है आप लोगों को, थार पारकर का जो इलाका है वो इलाका कहां है आप लोगों के? पाकिस्तान में है कि नहीं बेटा? है ना। एक जिला है जो हमारे यहां पे टच करता है, पाकिस्तान का जिला है जो कहां टच करता है? राजस्थान की सीमा को करता है। तो आपके सिंध प्रांत, पाक और मालानी क्षेत्र बाड़मेर है, या आप लोगों के थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यह आपके स्वालक प्रदेश, यानी जो हमारी नागौरी नस्ल के बैल हैं, कौन से बेटा? नागौर नस्ल के बैल हैं, उनका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नागौर नस्ल के बैल, नागौर नस्ल के बैल, इनका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है। क्या उत्पत्ति स्थल? तो नागौर नस्ल के जो बैल है इनका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो स्वालक प्रदेश है। और कौन से? नागौरी, है ना। नागौर नस्ल बैस, वही नागौर नस्ल जो बेटा आप लोगों के मजबूत कद काठी के लिए जाना जाता है। गिरवन, या आप लोगों के ध्यान रखें, गिर सौराष्ट्र प्रदेश में एक गाय की नस्ल है गिर, उसे हम लोग ध्यान रखें सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में, है ना, जिसे अजमेरा रेंडा भी कहते हैं। ठीक है, वो आपके सौराष्ट्र के वन मिलेंगे जहां से गिर नस्ल का आप लोगों का उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यालय कहां स्थित है? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान में मत्स्य सर्वेक्षण बेटा, राजस्थान में मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यालय कहां स्थापित है? आपको मालूम है, आप लोग आंसर दे देंगे मुझे पता है। मैं जो बात करना चाह रहा था आप लोगों से बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक झींगा परिपालन केंद्र, झींगा, ये ध्यान रखना, झींगा परिपालन केंद्र, परिपालन केंद्र कहां खोला गया है? परिपालन केंद्र कहां खोला गया है? आंसर आएगा आप लोगों के चूरू में, है ना। वहां की खारे पानी की झीलें, उनमें ये काम करेगा। खारे पानी की झीलें, ये आपके पिछली बार का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आने के यहां चांसेस रहेंगे आप लोगों के कि राजस्थान में मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय कहां स्थित है? तो आप लोग कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके उदयपुर में। जबकि झींगा शब्द आया आप लोगों के, तो झींगा आप लोग कहां देंगे? चूरू में देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है और इसके सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड बेटा कल का टॉपिक होगा हमारा, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन बेटा, ऊर्जा संसाधन हमारा कल का टॉपिक रहेगा। कल की क्लास आप लोगों को दिन में देखने को मिलेगी, है ना। तो बाढ़ नियंत्रण मेधा पाटेकर, दुग्ध उत्पादन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी, मत्स्य पालन MS स्वामीनाथन। तो आप लोगों के दुग्ध उत्पादन से है डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहेंगे। लगभग 14.5% हम देश का दुग्ध उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा आपके दुग्ध उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। सर्वाधिक दुग्ध है वो आपके जयपुर में उत्पादित होता है। हरियाणा नस्ल की गायों की पहचान क्या है? देखो हर नस्ल की अपनी अपनी गाय है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसे इस सींग नहीं होते, तो आपको मालूम है एक नस्ल है हमारी शेखावाटी, है ना बेटा, शेखावाटी। और शेखावाटी नस्ल को काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। शेखावाटी नस्ल को किसके? काजरी अनुसंधान, काजरी अनुसंधान, काजरी अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है, काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हमारी किसकी? बकरी की नस्ल है, और बकरी की नस्ल है बिना सींग वाली है। कल का टॉपिक ऊर्जा संपादन, ऊर्जा संसाधन, बकरी की किसकी नस्ल है बेटा? बकरी की नस्ल है। तो बकरी की जो नस्ल है वो काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा बिना सींग वाली। इसी प्रकार अपनी अपनी नस्ल की अपनी अपनी विशेषता है ना। चौहान साहब क्या कह रहे हैं बेटा? बता दूंगा मैं चौहान साहब, ना वो थोड़ा क्या कि 2 दिन परिवार में रिश्तेदारी में कोई शादी है तो 3 दिन वहीं शाम को जाना है, लेकिन
तो शाम को क्लास ना होके आप लोग अपना गैप नहीं आए तो वो दिन में क्लास रख लेंगे, है ना। और आपके कॉमन टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के, एक बार ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा चुका हूँ पूरी, राजस्थान के आप लोगों के इतिहास में एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन अपने सब पढ़ लिए हैं, और ज्योग्राफी में लगभग आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं। और फिर जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा उसके बाद फिर आपके सेकंड ग्रेड वाले टॉपिकों को, रीट वाले टॉपिकों को, उनको ज़बरदस्त तरीके से लेंगे। लेकिन मेरा टारगेट था कि हर भर्ती से पहले, और मैं सबसे निवेदन करूंगा ये किताब आप लोग जहां भी मिले राजस्थान के, आप लोग ये किताब जरूर ले लें, या यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। आप लोग अपने साइट है, यूट्यूब पे प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से, और बिल्कुल व्याख्या सहित है। इस किताब को मैं साल में कम से कम 2-3 बार आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 2-3 बार आपको इस किताब को पढ़ाऊंगा। पूरी ऐसी किताब हमारी एक इंडिया जीके की भी आने वाली है, इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा। और इस तरीके से क्वेश्चनों की यदि हमने प्रैक्टिस कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और एमसीक्यू बुक पढ़नी है। एक ही बुक काफी है। अगर इसे अच्छी तरीके से अपन लोगों ने मेहनत कर लिया है तो बहुत, क्योंकि इसके ये है आप लोगों के, तो इसकी व्याख्या बहुत लंबी है प्रत्येक क्वेश्चन की, और व्याख्या है तो फिर वो टॉपिक पूरा कवर होता है ना। 3 क्वेश्चन है, फिर आपको बताऊंगा बुक को, तो टॉपिक आपका पूरा कवर होता है। यहां मस्तिष्क की हड्डी उठी हुई होती है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कुक्ट यानी मुर्गी संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। दूसरे 50 क्वेश्चन में रखे हैं ना, और 50 क्वेश्चनों की अगर मैं व्याख्या को भी कवर कर लूं तो आप तय मानिए टॉपिक आपका छूटता नहीं है, टॉपिक आपका बिल्कुल नहीं छूटता है, पूरा टॉपिक आप कवर होता है। ये खास बात है इस पुस्तक की। राज्य में न्यूनतम मुर्गियों वाला जिला बांसवाड़ा है, ठीक है। मुर्गियों संबंधित कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा जिले में की गई थी, ठीक है। राजस्थान में अंडों की टोकरी है वो अजमेर को कहा जाता है। सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न है। तो क्या आंसर देंगे? आंसर आने दीजिए बेटा आप लोग, क्या आंसर बनेगा बताइए। राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियां, एक नंबर कि सर न्यूनतम मुर्गियां हमारे कहां है, न्यूनतम मुर्गियां कहां है, ध्यान रखें आप लोग, करौली में है ना। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग अंडों की टोकरी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, हम लोग अजमेर कहते हैं, ठीक है। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। मुर्गियों से रिलेटेड जो रोग है वो रोग हम लोग पढ़ चुके हैं, गुरुदेव रानीखेत है। मुर्गियों में पाए जाने वाला रोग कौन सा है? रानीखेत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मुर्गियों में बढ़ोतरी हुई है, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड आप लोगों को यहां मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए वाला क्वेश्चन है। डेयरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों और स्थानों को सम्मिलित कीजिए। सवाल सुनिए क्या कहा है, डेयरी विकास, सवाल क्या कह रहा है बेटा, डेयरी विकास से संबंधित जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों और स्थानों को सम्मिलित करना है। जैसे राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, तो सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी और सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी दोनों में अंतर है। सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है हमारे पास वो बेटा रानीवाड़ा जालोर में है ना। और सबसे प्राचीन की बात करता है आप लोगों से, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन जो हमारी दुग्ध डेयरी है, सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी है बेटा वो हमारे पास पद्मा डेयरी है। सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी, तो सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी है वो हमारे पास कौन सी है? पद्मा। तो सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी पद्मा है, और ध्यान रखें आप लोग, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है वो अलग है ना, वो आपके रानीवाड़ा है। समझ गए? तो प्राचीन अलग है आप लोगों के, क्लियर? आगे चले अपन लोग। तो यहां पे आप लोगों का आंसर बनेगा राज्य की प्रथम मेट्रो डेयरी बस्सी में, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है 1977 में, राज्य डेयरी विकास निगम, तो आप लोगों का आंसर ये बनेगा। क्लियर? और आप लोगों के क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा पशु संपदा का, कल का टॉपिक हमारा राजस्थान में ऊर्जा संसाधन होगा। राज्य के निर्धारित पशुधन प्रदेशों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो हमारे पास में जो आपके पशुधन प्रदेश है, यानी कौन सा इलाका कौन से प्रदेश में रखा गया है ना, वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। जरा देखेंगे आप लोग कि राज्य के निर्धारित पशुधन, जैसे कांकरेज क्षेत्र के अंतर्गत, अब कांकरेज हमारे पास नस्ल भी है और विशेषकर गुजरात के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। तो हमारे पास बिल्कुल बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली वगैरह आ जाएगा। थार पारकर क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग आ जाएगा।
आपके मेवात में अलवर, खैरतल, तिजारा आई गया, और यहां आप लोगों के राठी क्षेत्र मुख्यतः, राठी का मतलब हो गया कि आपके राजस्थान का ऊपर का इलाका, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाका आएगा। हाड़ौती का मतलब ही नहीं है बेटा। तो आज का ये सेशन रहा। दूसरी बात, जो विद्यार्थी किताब है, मैं आप लोगों को सबको यहां क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। मैटर मैं आप लोगों को दूंगा, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोगों को। और यहां पे चारों ऑप्शनों की मैंने व्याख्या दी गई है, और पूरा पूरा मैंने देखा है कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन रखूं, ताकि बच्चों को, आप देखो जहां से खुल रही है, मैंने नहीं खोली, आप क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन में कथन, कारण, फिर आप लोगों को यहां पे पूरी डब्बे में व्याख्या, फिर आपके एक, देखो क्वेश्चन देखना आप लोग, 2BCD, और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। फिर आपके ऑप्शन आ गए, फिर आपके सिंगल, यानी एक पेज पूरा हुआ, और एक पेज पे आपको 3 ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पूरी मेहनत की है मैंने पूरा। कहीं से भी इस किताब को खोल लीजिए आप लोग, आपका मन करे वहां जाके किताब रुकेगी। मैंने कोई पेज नहीं खोल रहा, कहीं से भी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। राजपूतों की उत्पत्ति आपकी सम्मिलित कीजिए कि कौन से विद्वान के अनुसार क्या है, फिर आप लोगों के अग्निकुंड के अंदर सिद्धांत है, फिर आप लोगों के वही कथन, कारण आप लोगों के, देखो यहां पे कथन, डॉक्टर दशरथ सरमान राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया है। कारण, उन्होंने अपने मान्यता का आधार बिजोलिया शिलालेख और अमीर महाकाव्य, और ये पुस्तक आप लोगों के किसी एक स्पेशल भर्ती के लिए नहीं है। आपको हमेशा मैं आपसे कहता आया हूं कि आप किसी भर्ती की स्पेशल किताब मत खरीदिए। आपको पता है कि हमें राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रत्येक भर्ती में आता है, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक ऑब्जेक्टिव, और बाकी राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स, ये पुस्तक कंप्लीट आपको मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं। और ये पुस्तक ऐसी है जो आप लोगों के 2 साल आराम से निकालेगी। भगवान चाहे हम 2026 ही देखें, 2027 नहीं देखें, लेकिन जहां से भी देखेंगे मतलब बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। फिर पूरा टॉपिक कवर, अब देखो ये मंडन से सवाल है, और देखो मंडन की पूरी रचना है, पूरी व्याख्या, इसलिए 50 क्वेश्चनों में पूरा टॉपिक कवर होता है। सबसे बड़ी बात ये, जिस भाई बहन को पुस्तक चाहिए आप लोगों को, सबसे बड़ी बात और एक चीज बता दूं आप लोगों को, जिन बच्चों को एक सैंपल चाहिए, उनको होता है गुरुजी नहीं हमें तो सैंपल देखना है, बात भी सही है, तो बिल्कुल आप लोग एक सैंपल देखें, आप लोगों को उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1-2 दिन लगाइए आप लोग। यहां आप लोग बिल्कुल सैंपल पीडीएफ लीजिए, है ना, लेकिन भटकिए मत बेटा, एक सही तरीके से मैं बता के चल रहा हूं आप लोगों को, उस दिशा में जाइए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मैं आपके हित में काम करता हूं हमेशा, और मैं ऐसा कोई करता है बताओ, 80 पेज दूंगा आप लोगों को, 80 पेज मायना रखते हैं किसी किताब के। 10 पेजों से पता लग जाता है कि पुस्तक के अंदर क्या है। मैं 80 पेज दूंगा, और आपके फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में पढ़े, सेकंड ग्रेड में, ये थोड़ी फिर रीट के लिए अलग खरीदेंगे, एसआई के लिए अलग खरीदेंगे, आरएस के लिए अलग खरीदेंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए, कॉलेज व्याख्याता के लिए अलग खरीदेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। एक ही चीज है, उसी में से बार बार पढ़ना है। थैंक यू आप सभी को, शुभ रात्रि। कल मैं दिन में आपसे 1 बजे मुलाकात करूंगा, 1 बजे राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, यानी कल आपको परसों 2-3 दिन शाम क्लास नहीं होगी, दिन में होगी, तो दोपहर को हम 1 बजे आपसे मिलेंगे। 1 बजे जो क्लास होगी वो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन हम लोग कल पढ़ेंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, मेरी तरफ से शुभ रात्रि।